दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आवर वर्क में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज चलाया जा रहा है जो कि बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई 4, बिहार एसएससी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट सीरीज से बने रहिए, आपका सारा जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए याद करिए, हम लोग को यहाँ तक पढ़ चुके थे, याद कर चुके थे, है ना। अब यहाँ से हम लोग पेज नंबर कहाँ 72 से हम लोग शुरुआत करना था। इसके पीछे का आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। इसके पीछे आगे देखते हैं, हम लोग 30 नंबर से शुरुआत करना था। आंदोलन एवं घटनाएं, ठीक। पूना पैक्ट, आप लोगों को पूना पैक्ट पता होगा। पूना पैक्ट जो हुआ था इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। और इन्हीं दोनों के बीच में समझौता हुआ था, आपको पता होगा, जिसके सांप्रदायिक पंचायत जो था, सांप्रदायिक पंचायत मतलब दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसको जो था इसको समाप्त करना। इसको समाप्त करने के लिए 71 के बदले कितना स्थान सुरक्षित रखा गया था? 148 स्थान सुरक्षित रखा गया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि भीमराव अम्बेडकर कहना था कि हम लोग को जो है दलितों के लिए क्या है तो अलग एक निर्वाचन होना चाहिए, है ना। सांप्रदायिक पंचायत जो था इसके जरिए प्रांतीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचन प्रणाली, उनका कहना था हम लोगों को होना चाहिए, अलग निर्वाचन एक प्रणाली बनना चाहिए, जिसके गांधी जी बहुत विरोध किए। और उन्होंने क्या किया, 71 के बदले 148 स्थान को क्या कर दिया, तो रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया, 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित कर दिए, किसी लिए, तो दलितों के लिए, है ना। और ये जो पूना पैक्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कौन सा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? यरवदा जेल में उस समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसमें गांधी जी थे यरवदा जेल, सेंट्रल जेल में, ठीक। देखिएगा वर्ष 28 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन में अगर पूछेगा कि 31, 32, 33 कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट, यरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक। और ये 24 सितंबर को हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग देख लिए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, दलितों के लिए सांप्रदायिक प्रथा को क्या करने के लिए, तो उसको समाप्त करने के लिए। उनके बदले में क्या किया उन्होंने, तो 71 के बदले 148 स्थान को रिजर्व किया, ठीक। अब आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पीछे हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय भी देख चुके हैं ना। अभी हम लोग तृतीय देख रहे हैं, प्रथम द्वितीय तो देख चुके हैं। और तो देखिए इसमें जो है 17 नवंबर 1932 में हुआ था, पहला दूसरा तीसरा, हम लोग तीसरा देख रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीसरा में भाग लिया था कांग्रेस ने? नहीं भाग लिया था, पर मात्र दूसरा में ही भाग लिया था जो गांधी जी गए थे, ठीक ना। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 17 नवंबर 1932 में, आप लोग को याद रखना है, 17 नवंबर 1932 में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो सोशलिस्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो मई 1934 में होता है, ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण हो गए, मीनू मसानी और एसएम जोशी। एसएम जोशी जो है ये तीनों क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण, है ना, मीनू मसानी और एसएम जोशी, मई 1934 में। कब? मई 1934 में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड ब्लॉक गठन आप लोग को पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और ये 3 मई 1939 में किया था। कब किया था? 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस आपको पता होगा जब मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, जब कांग्रेस क्या कर दिया था, मंत्रिमंडल से सब त्याग पत्र दे दिया था। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था? मुक्ति दिवस की मुक्ति मिल गई अब कांग्रेस से। किसको? मुस्लिम लीग को। तो ये जो है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 में ही। तो फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर मुक्ति दिवस दोनों के दोनों एक साथ याद रखिएगा, 1939 में मनाया गया था। मुक्ति दिवस 1939, 22 दिसंबर 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939, है ना। दोनों को याद रख लीजिएगा। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक गठन सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई, वही मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में, ठीक। पाकिस्तान की जो मांग किया गया था आप लोगों को पता होगा, जब कांग्रेस का क्या हो गया, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया गया, तो 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने क्या किया, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। किसकी मांग की? पाकिस्तान एक नया देश की मांग की मुस्लिम लीग ने, ठीक ना। तो मुस्लिम लीग की जो है लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। अगस्त प्रस्ताव देखिए दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 में आया था, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? वायसराय लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, है ना। कब आया था अगस्त प्रस्ताव दोस्तों? 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, वायसराय लिनलिथगो ने लाया था। किसने?
वायसराय थे लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव। वहीं क्रिप्स मिशन आप लोग पता होगा मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स ने लाया था, आप लोग को याद होगा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव देखिएगा तो वही भी 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे 8 अगस्त प्रस्ताव को याद रखना है। वहीं दूसरी तरफ भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1942 याद रखना है। कब याद रखना है? 1940 में 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिन लिथगो के द्वारा लाया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव उसी के 8 अगस्त 1942 में क्या किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा लागू किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। कब? 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में ध्यान रखना है, 1940 नहीं करना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। शिमला देखिए, शिमला सम्मेलन जो था वो 25 जून 1945 में राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। किसका सम्मेलन था? राजनीतिक दलों का ये सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन। ये जो 25 जून 1945 में ये शिमला सम्मेलन लाया गया था, ये कैसा सम्मेलन था? तो राजनीतिक दलों का ये सम्मेलन था। किसका कैसा सम्मेलन था? राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 में ये नौसेना का विद्रोह था। नौसेना का विद्रोह आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। मुंबई HMIS जो है तलवार के सैनिकों ने, HMIS तलवार के सैनिकों ने क्या किया था? ये नौसेना विद्रोह किया था 18 फरवरी 1946 में। 18 फरवरी 1946 में याद रखिएगा। अगर 18 फरवरी नहीं याद होता है तो आप 1946 ही याद रख सकते हैं। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में है। 1947 मतलब आज़ादी के 1 साल के बाद ये 1 साल पहले जो हुआ था ये नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। 25 जून 1945 में राजनीतिक दलों का गठन याद रखना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, वहीं क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942, वहीं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। ये आप क्रम वाइज याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। प्रधानमंत्री इटली की 15 मार्च 1942 में घोषणा किया गया था कि भारत के स्वतंत्र करने का आश्वासन दे दिया गया। प्रधानमंत्री इटली जो थे वो नए इटली बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने 15 मार्च 1946 को क्या किया था? ये घोषणा किया कि अब भारत को हम क्या दे देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। ये करने का ये आश्वासन दिया था, ठीक ना। तो 15 मार्च 1946 को ये घोषणा किया गया प्रधानमंत्री इटली के द्वारा। क्या किया गया? कि भारत की स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन आगमन जो हुआ था, कैबिनेट मिशन हम लोग पता है 1946 में आया था, लेकिन कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में आया था मार्च में, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन था ये भी मार्च में आया था 24 मार्च 1942। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों का भारत में आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन के ये सदस्य हुआ करते थे। जो देखिए कैबिनेट मिशन योजना का जो था प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो प्रकाशन हुआ करता था वो 16 मई 1946 को हुआ था, ठीक ना। 16 मई को 1946 का प्रकाशन हुआ और आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। लगभग 2 महीना के बाद क्या हो गया? इसका प्रकाशन कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन का प्रकाशन कर दिया गया था। इसमें से पूछता है कौन थे सचिव, कौन थे अध्यक्ष, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव हुआ करते थे, ठीक ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो हुआ करते थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ एवी अलेक्जेंडर जो थे, एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना के प्रथम लॉर्ड थे। क्यों थे? नौसेना के प्रथम लॉर्ड हुआ करते थे। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, क्या था? एडमिरल्टी है ना, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो नौसेना के प्रथम लॉर्ड कौन हुआ करते थे? एवी अलेक्जेंडर हुआ करते थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। वहीं पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत के सचिव हुआ करते थे, ये अध्यक्ष भी हुआ करते थे इसके। तो पैथिक लॉरेंस को सचिव को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे थे प्रथम कार्यवाही दिवस। प्रथम कार्यवाही दिवस जो था, ये प्रथम कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया था प्रथम कार्यवाही दिवस? तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था प्रथम कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। प्रथम देखिएगा दोस्तों, मुस्लिम ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुख्य रूप से पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग मनवाने के लिए किया था। प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्र था पाकिस्तान, इसकी मांग मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था। देखिएगा इसके पीछे का क्या कारण हुआ करते थे? तो कैबिनेट मिशन की असफलता। देखिए, जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत लीग के पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, कैबिनेट मिशन जब ब्रिटिश के द्वारा कैबिनेट मिशन की क्या कर दिया था? पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? संवैधानिक तरीकों को छोड़ दिया। अब क्या कि अब सीधी कार्रवाई किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा? सीधी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक ना। और आगे देखिए, कांग्रेस में मतभेद। अंतरिम सरकार के गठन और सत्ता के हस्तांतरण के लेकर कांग्रेस और लीग के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। इसीलिए क्या हो गया था? कांग्रेस और सत्ता और हस्तांतरण को लेकर कांग्रेस और लीग के बीच में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, ठीक ना। कांग्रेस के साथ मतभेद हो गया था। और आगे हम लोग देखते हैं शक्ति प्रदर्शन। लीग यह दिखाना चाहती थी कि वे भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
उन्होंने डायरेक्ट क्या किया था, डायरेक्ट एक्शन डे या फिर इस दिवस की घोषणा के बाद कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसी में क्या हो गया था, कोलकाता में भयानक दंगा उखड़ पड़ा था जिसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन आप देखिए एगो आपको मिल गया क्वेश्चन कि द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ये कब हुआ था, तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे के समय हुआ था, जो मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लिए थे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए किया गया था। ठीक ना। अंतरिम सरकार का जो स्थापना, अंतरिम सरकार का स्थापना वो 7 सितंबर 1946 में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उस समय क्या हुआ था, अंतरिम सरकार की स्थापना के समय क्या हुआ था, नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अंतरिम सरकार का स्थापना जब हुआ था, अंतरिम सरकार चलाया गया था 1946 में, अंतरिम सरकार का स्थापना हो चुका था। ठीक ना, 2 सितंबर 1946 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगा, बताइएगा अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हो गया था। प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो नेहरू बने थे। कौन बने थे, नेहरू बने थे। ठीक ना, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। माउंट बेटन योजना जो आपको पता होगा 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना आया था। माउंट बेटन योजना कब आया था, 3 जून 1947 को। वायसराय माउंट बेटन ने भारत की विभाजन की योजना रखी थी। इसमें माउंट बेटन ने क्या किया, तो इसमें भारत की विभाजन का योजना रखा था। तो उसके बाद क्या किया गया, देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति, देखिए 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसको क्या किया गया, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसी समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया गया, इसके द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया भारत को। और आगे देखिएगा, भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक ना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को आपको याद होगा। और भूदान आंदोलन आपको याद होगा कि 18 अप्रैल 1951 में जो था, इसकी शुरुआत जो थी पोचमपल्ली जो थी तेलंगाना, पोचमपल्ली कहाँ पे, तेलंगाना, जिसको नलगोडा भी बोलते हैं। इसमें विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी, तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की तो विनोबा भावे ने की थी। सबसे पहले भूमि देने वाला कौन था, तो रामचंद्र रेड्डी था। ये दोनों को ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा भूदान आंदोलन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो रामचंद्र रेड्डी तो सबसे पहले भूमि दान में दिए थे, लेकिन इसकी स्थापना करने वाला, शुरुआत करने वाला कौन था, तो विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। भूदान आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 18 अप्रैल 1951 में, याद रखना है। 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था। 1950 में क्या हुआ था, तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुआ था। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत की 1947 तो सबको याद है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसको क्या किया गया था, स्वतंत्र किया गया। माउंट बेटन योजना जो था 3 जून 1947 को वायसराय माउंट बेटन के भारत विभाजन की योजना रखी थी। और अंतरिम सरकार का स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 2 सितंबर 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ तक तो देख लिए थे, अभी हम लोगों को कहाँ तक देखना है, हाँ यहाँ तक देखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। आप लोगों को तो इसमें से बहुत कुछ याद होगा कि आप लोग जानते, इंकलाब जिंदाबाद किसका था, तो भगत सिंह का कहना था। इंकलाब जिंदाबाद किसका कहना था, भगत सिंह का कहना था। दिल्ली चलो किसका कहना था, तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था। दिल्ली चलो किसका कहना था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो हे राम, ये तो आपको पता होगा महात्मा गांधी का ही है। जय हिंद, आज़ाद हिंद, है ना, तो मुझे खून दो, ये सब किसका कहना था, सुभाष चंद्र बोस का कहना था। जय हिंद, आज़ाद हिंद, तो मुझे खून दो, ये सब सुभाष चंद्र बोस का कहना था। वहीं दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही कहना था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये किसका कहना था, जवाहरलाल नेहरू का कहना था। आराम हराम है, किसका नारा है, आराम जो है वो हराम है, किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है। पूर्ण स्वराज किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का कहना था। वेदों की ओर लौटो किसका कहना था, दयानंद सरस्वती का कहना था। हम लोग देखे थे जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का कहना था। ये 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय में हुआ था। जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री का क्या कहना था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मारो फिरंगियों को ये मंगल पांडे बोले थे, जब उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था उस समय मंगल पांडे क्या बोले थे, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। जय जगत विनोबा भावे का ही कहना है। विनोबा भावे हम लोग पीछे देखे तो 1951 में उन्होंने क्या किया था, विनोबा भावे ने तो भूदान आंदोलन जो था उनकी शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। हम लोग याद रखे थे, है ना, कहाँ पे, तेलंगाना के, जो तेलंगाना में कहाँ पे, नलगोडा में, पोचमपल्ली नलगोडा में, ध्यान रखिएगा। तो यही का है जय जगत, जय जगत किसका नारा है, तो विनोबा भावे का। ठीक ना, जो याद नहीं है वो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए जय जगत जो है विनोबा भावे का ये नारा है। कर मत दो, ये किसने बोला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले थे, कर मत दो, टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। संपूर्ण क्रांति सबको याद हो जाए, प्रकाश नारायण का था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका था, श्यामालाल गुप्ता पार्षद का था। श्यामालाल गुप्ता पार्षद का था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसका कहना था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम किसका कहना था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको तो याद ही होगा।
वो वंदे मातरम किसका था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन अधिनायक जय रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको याद होगा। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या किसने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का कहना था। वही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध बचपन से अधिकार है, बचपन से बाल गंगाधर बोले थे, ठीक ना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बचपन से कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का कहना था। किसका कहना था, इकबाल का कहना था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का कहना था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। हम लोग पीछे भी देख चुके थे। देखिए तो ये तीनों लाइन जो है, चारों लाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का कहना था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का कहना था। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का कहना था, राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, इकबाल का कहना था। तो मुझे खून दो, ये तो सबको याद है, सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का कहा था, जिनकी लाठी गिरी थी इनके सिर पर, और ये क्या हो गए थे, उससे घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ किनारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। हूँ लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कौन जिएगा जब इंडिया ही मर जाएगा, मतलब इसका अर्थ ऐसा निकाल सकते हैं। हू लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कहना था। किसका कहना था, जवाहरलाल नेहरू का कहना था। मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये किसका कहना था, लाला लाजपत राय का ही कहना था। इसी समय जब उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, ये भी नारा दोनों एक साथ दिए थे, ठीक ना। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की, अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उनसे उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये किसने कहा था, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसका कथन था ये, देखिए यहाँ से बहुत मस्त एक लाइन जो क्वेश्चन बनता है इसका, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, क्या की, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने क्या कर दिया, उस मांग को ठुकरा दिया, सुरक्षा नहीं दिया। तो ये अबुल कलाम आज़ाद का कहना था। किसका कहना था, अबुल कलाम आज़ाद का कहना था। किसका कहना था, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अबुल कलाम आज़ाद का कहना था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर भगत सिंह का रगड़ने पर ही आती है। किसका कहना था, भगत सिंह का। क्रांति की जो तलवार है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किससे, वैचारिक मतलब वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है क्रांति की तलवार में धार। किसका कहना था, भगत सिंह की। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह पूछेगा कि बताइए किसका ये नारा है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह का कहना था, ठीक। भारत छोड़ो स्लोगन जो था, ये महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार में मतभेद है, सम्मत नहीं है उन्होंने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन जो था, लिखने का श्रेय था मेहर यूसुफ अली को। लिखने वाला श्रेय किसे जाता है, मेहर यूसुफ अली को जाता है। और इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी को मुलाकात करके उन्हें क्या दे दिया, क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। क्या दे दिया था, क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो जो लिखा है, भारत छोड़ो लिखने वाले थे, लिखने वाला श्रेय किसको जाएगा, तो मेहर यूसुफ अली को जाएगा। लिखने में श्रेय किसको जाएगा, भारत यूसुफ अली को। लेकिन इसको बढ़ाया चढ़ाया कौन, बढ़ा चढ़ा के इसको कौन इसका फेमस किया, तो ये हमारे गांधी जी हो जाएंगे, है ना। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एवं बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। ये बात किसने बोला है, तो गोपाल स्वामी ने। किसने बोला है, गोपाल स्वामी ने ये अपने बुक में लिखा था। गोपाल स्वामी की अपनी पुस्तक थी गांधी एंड बॉम्बे। इसी में गांधी एंड बॉम्बे में ही गोपाल स्वामी ने लिखा है कि ये जो है, ये क्विट इंडिया का जो शब्द है, यूसुफ का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था, क्विट इंडिया मेहर यूसुफ अली का लिखा हुआ था। और लेकिन इसको पेश किया किसने, गांधी जी ने इसको स्वीकार करके इसको फेमस किया, पेश किया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना था, और यहाँ से अभी हम लोग अगले एपिसोड में यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी तक तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो है हिस्ट्री कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब दूसरा सब्जेक्ट हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग को भूगोल पढ़ना है। पेज नंबर आप लोग खोल लीजिएगा 107। पेज नंबर कितना है दोस्तों, पेज नंबर 107 खोल लीजिएगा, ठीक। चलिए 107 में हम लोग 10 नंबर से शुरुआत करना था, विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम लोग तैयार हैं। आगे देखते हैं
सू नहर आप लोगों ने सुना होगा। सू नहर जो है इसका कहाँ पे है? सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है सू नहर, ठीक ना। और ये सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ती है। सू नहर किसे जोड़ती है? सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ती है। आप लोग नक्शा में देखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। वैसे में हमको तो यहाँ पे नक्शा तो उतना बता नहीं पाएंगे हम, चलिए हमको बस आपको याद करवा देते हैं। ईरी नहर जो है ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। तो सू नहर और ईरी नहर ये दोनों को हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में ही है ना। और जो है सू नहर सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ने वाली है और ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ने वाली है, ठीक ना। ईरी झील को किससे जोड़ेगी? मिशिगन झील से जोड़ेगी। दोनों को दोनों सू नहर और ईरी नहर कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक ना। गोटा नहर देखें आप लोग, स्वीडन देखा है। कहाँ पे? स्टॉकहोम है और गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग में गोटा नहर देखने को मिल जाता है। गुटेनबर्ग में गोटा नहर, स्टॉकहोम में, ठीक ना। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में गोटा नहर, ठीक। कील नहर आपको पता होगा, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में ये कील नहर देखने को मिलता है ना, जर्मनी में। जर्मनी में अगर आप देखिएगा उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर है, इन दोनों के बीच में कौन सा नहर देखने को मिलता है? कील नहर देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग उत्तरी सागर नहर। कौन सा नहर? उत्तरी सागर नहर। ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है। कहाँ पर है? उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच में है। मैनचेस्टर नहर जो है, मैनचेस्टर नहर, ये ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलता है मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है मैनचेस्टर नहर, ठीक ना। न्यू वाटरवे जो है वो नीदरलैंड में है। न्यू वाटरवे कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और ये उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। कहाँ पर है? उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। तो मैनचेस्टर नहर आपको पता होगा, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में ग्रेट ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। उत्तरी सागर नहर कहाँ होगा? नीदरलैंड में होगा, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में। वहीं न्यू वाटरवे जो है वो नीदरलैंड में ही है। न्यू वाटरवे, उत्तरी सागर नहर दोनों कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। और ये जो है न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में है। कहाँ पर है? उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में है। वोल्गा डॉन नहर जो है ये रूस में देखने को मिलता है। वोल्गा डॉन नहर कहाँ पे देखने को मिलता है? वोल्गा डॉन नहर रूस में। और ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में देखने को मिलता है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में ये देखने को मिलता है, ठीक। वेलेंड नहर ये कनाडा में है, वेलेंड है ना। वेलेंड नहर कहाँ पे है? कनाडा में है। एक घास भी आता है ना ऐसे ही। ईरी और ओंटारियो के बीच में ये वेलेंड नहर देखने को मिलता है। ईरी और ओंटारियो के बीच में ये वेलेंड नहर देखने को मिलता है। यहाँ पे ईरी नहर और मिशिगन झील के बीच में कौन सा नहर? ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे थे हम लोग। वैसा ही सेम टू सेम ईरी नहर और ओंटारियो के बीच में कौन सा नहर देखने को मिलता है? ईरी और ओंटारियो के बीच में तो वेलेंड नहर जो कनाडा में है। वेलेंड कहाँ पर है? कनाडा में है। केपी नहर कहाँ पे है दोस्तों? केपी नहर भारत में है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है केपी नहर। इसे तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। केपी नहर कहाँ पे है? केपी नहर भारत में है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। स्वेज नहर मिस्र में है। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये स्वेज नहर देखने को मिलता है मिस्र में, है ना। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर देखने को मिलता है। पनामा नहर जो है ये पनामा में है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पे है? पनामा में है। कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य में ये देखने को मिलता है ना। अल्बर्ट नहर जो है पश्चिमी यूरोप में है। ये एंटवर्प लीग व वेनलस की को जोड़ता है। एंटवर्प लीग व वेनलक्स को जोड़ता है अल्बर्ट नहर किसे जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप। अल्बर्ट नहर जो है वो पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प लीग और वेनलस को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर हम लोग जो देख रहे थे, स्वेज नहर हम लोग कहाँ पे था? तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो है उसी के बीच में ये मिस्र में देखने को मिलता है स्वेज नहर। देखिएगा कह रहा है कि इसका निर्माण जो है 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था उस समय स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। इधर गांधी जी जन्म ले रहे हैं, उधर स्वेज नहर बन रहा है, ऐसे याद रखिए। इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फरदिंद, क्या लिखा हुआ है? फरदिंद द लेपेप्स को सौंपा गया था, ठीक ना। इसका जो निर्माण कार्य किसे सौंपा गया था? फ्रांसीसी इंजीनियर था, फ्रांस का इंजीनियर था वो, जिसका नाम था फर्दिनांद द लेपेप्स, ठीक ना। ये 1854 में एक निर्माण कार्य इसका शुरुआत हुआ था और बन गया था 1869 तक स्वेज नहर। इस नहर की लंबाई जो है ना 168 किलोमीटर है। इसकी नहर की लंबाई, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 168 किलोमीटर है। औसत गहराई, इसका एवरेज गहराई कितना है? तो 16.5 मीटर है, 16.15 मीटर है। कितना है? 16.15 मीटर है। अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर है, देख रहे हैं ना। तो लंबाई से ज़्यादा इसका क्या है? चौड़ाई है। तो इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है
और चौड़ाई जो है 365 मीटर में है, मीटर में दिया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूज आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, तो ये जो है अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है, लंबाई 168 किलोमीटर है, और न्यूनतम चौड़ाई देखिए तो 60 मीटर है। चौड़ाई देख लें हम लोग, चौड़ाई और लंबाई कितना है 168 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है 60 मीटर, ज़्यादा नहीं है चौड़ाई। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चौड़ाई 60 मीटर है और न्यूनतम चौड़ाई ये 60 मीटर है। कम से कम पतला होगा जहाँ पे वहाँ पे 60 मीटर, और सबसे ज़्यादा चौड़ा है जहाँ पे वहाँ पे 365 मीटर चौड़ा है ना। मान लीजिए ऐसे ऐसे नदी बह रहा है, तो कहीं पे पतला धार हो गया, कहीं पे फिर मोटा हो गया धार, ऐसे करके। तो जहाँ पे सबसे पतला धार है वहाँ पे कितना है 60 मीटर है, और सबसे ज़्यादा चौड़ा है वहाँ पे 365 मीटर चौड़ा है, ठीक ना। लंबाई 168 किलोमीटर में लंबाई दिया हुआ है, ठीक। गहराई भी देख लीजिए 16.15 मीटर में। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर जो है, उत्तर में क्या है भूमध्य सागर है, उसकी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर, ऊपर में जाएगा तो पोर्ट सईद है, तथा निचला प्रवेश द्वार पर क्या है लाल सागर की ओर क्या है पोर्ट स्वेज है। तो लाल सागर की ओर नीचे में पोर्ट स्वेज है, ऊपर क्या है पोर्ट सईद है। तो ऊपर जाएगा तो शहीद हो जाइएगा, इसे याद रखिएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर ऊपर जाइएगा तो उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर जाइएगा तो भूमध्य सागर की ओर पोर्ट शहीद है, मतलब शहीद हो जाएगा। वही प्रवेश द्वार नीचे जो है यानी लाल सागर जो है, नीचे लाल सागर है, वहाँ पे क्या है पोर्ट स्वेज है। क्या है पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील है, और दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटर झील है। क्या है ग्रेट बीटर झील है। इस नहर के उत्तरी भाग में मतलब ऊपर वाला भाग में लिटिल झील है। क्या है लिटिल झील है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील है, मध्य में टिमसा झील है, और दक्षिण भाग में ग्रेट बीटर झील है। कौन सा ग्रेट बीटर, सबसे ऊपर लिटिल, बीच में टिमसा, सबसे नीचे ग्रेट बीटर झील है ना। सबसे दक्षिणी भाग में क्या है ग्रेट बीटर झील है, ऊपर लिटिल है, बीच में टिमसा है। ये सभी खारे पानी की झील हैं। ये जितनी भी झील हैं, टिमसा झील और क्या हो गया उत्तरी भाग में जो है लिटिल झील, और दक्षिण भारत में है ग्रेट बीटर झील, ये सारा क्या है खारा पानी वाला झील है। कैसा झील है खारा पानी वाली झील है। इस नहर की जो पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। क्या कौन सा नगर है इस्माइलिया नगर है। कौन सा नहर है इस्माइलिया नगर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा क्या किया गया, तो इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का क्या किया गया राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 में मिस्र द्वारा क्या किया गया इस नहर का, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया 1956 में किया गया था, ठीक ना। राष्ट्रीयकरण मतलब इसका शुरुआत किया गया राष्ट्रीयकरण करके 1956 में। 54 में तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 56 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसका तुरंत बन गया कब तक, तो 1869 तक ये 1869 में ये शुरुआत हुआ था इसका निर्माण कार्य, है ना। और 1854 में ये, लेकिन 1956 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 में लगभग 100 साल लग गया इसका राष्ट्रीयकरण होने में। देखिए दोस्तों, लगभग 100 साल लग गया इसको राष्ट्रीयकरण मिला इसकी। राष्ट्र मतलब ये राष्ट्र का हिस्सा है, ऐसा इसको राष्ट्र का नहर का दर्जा प्राप्त मिल गया कब 1956 में। देख रहे हैं कब मिला है, आज़ादी के बाद मिला है। वैसे तो हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। 100 साल लग गया इसको राष्ट्रीयकरण होने में। पनामा नहर देखिएगा, इसका निर्माण 14 अगस्त 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था 14 अगस्त 1914 में। पनामा नहर 14 अगस्त 1914 में। आपको याद होगा 15 अगस्त 1914 को, या 15 अगस्त 1914 को यह जो है जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। जलपोत जो होते हैं उनकी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए क्या कर दिया गया था 15 अगस्त 1914 को इसको ओपन कर दिया गया था। 14 अगस्त 1914 को तो ये तैयार हो गया था, और एक दिन के बाद 15 अगस्त 1914 को क्या कर दिया गया, जलपोतों के आवागमन के लिए इसको ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया, ठीक ना। तो 14 अगस्त 1914 को निर्माण याद रखिएगा, खोला गया एक दिन के बाद, बात खत्म। इस नगर किस नहर का बात हो रहा है, पनामा नहर का बात हो रहा है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। तो औसत जो है इसकी लंबाई देखा जाए तो 82 किलोमीटर लंबाई है, और 168 किलोमीटर था स्वेज नहर का, और यहाँ पे औसत चौड़ाई 90 मीटर है। उसका जो था मिनिमम और मैक्सिमम दो दिया हुआ था, ठीक। औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। गहराई 12 मीटर ही मात्र है, कितना है 12 मीटर मात्र है गहराई, है ना। उसका कितना था, तो इसका गहराई था 16.15 मीटर गहराई था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह नहर पनामा जलडमरू मध्य को काट कर बनाया गया था। पनामा जो जलडमरू मध्य है, इसको काट के क्या किया गया, पनामा नहर बनाया गया था प्रारंभ में, तो इसीलिए इसका नाम रह गया पनामा नहर।
प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया था। शुरुआत में अमेरिका इस पर अधिकार किया हुआ था, 2000 के बाद क्या हो गया, पनामा खुद इस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसका हिस्सा में था तो पनामा का उसी का हिस्सा होना चाहिए ना। इसमें जलपास प्रणाली है, क्या है, इस पर जलपास प्रणाली है। गाटून झील पनामा में स्थित है, एवं कृत्रिम मीठे पानी की झील है गाटून झील। गाटून झील जो है, गाटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। गाटून झील पूछेगा कैसा झील है गाटून झील, मीठा है कि खट्टा, मतलब क्या है, तो गाटून झील जो है वो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है गाटून झील, ठीक ना। और ये पनामा में ही स्थित है। सबसे पहली बात, पनामा में कौन सी जो गाटून झील है किस नहर में पनामा में स्थित है, तो ये पनामा में स्थित है। और कृत्रिम मीठे पानी की ये झील है, कैसी है, कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बनाया गया झील है। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब नेचुरल झील है ना, कृत्रिम झील है जो मीठे पानी की झील है ना। और ये गाटून झील कैसा है, तो मीठे पानी की झील है, पनामा में स्थित है। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस पर नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। यह पनामा नहर का हिस्सा है। कैसा हिस्सा है यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा एक झील से होकर गुजरता है। कितना हिस्सा, 33 किलोमीटर हिस्सा एक इस झील से होकर गुजरता है। इसके जलस्तर की ऊंचाई जो है वो 26 मीटर है और इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को कैसे उठाना पड़ता है, तो लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ से हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ये हमारा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, ठीक ना। ये हमारा जो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे उसको, तो ज़्यादा नहीं है, एक पेज थोड़ा सा ही हाफ पेज है। चलिए देख लेते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। चलिए देखते हैं जल संधि। जल संधियों एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। और स्थल खंड को क्या करती है, अलग करती है। ये हमारा स्थल खंड हो गया, ये हमारा स्थल खंड को अलग कर दिया है ना। और ये हमारा जल संधि कहलाता है, ऐसे करके। तो इसको स्थल को अलग कर रहा है और जल को जोड़ रहा है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलक्का जल संधि जो है किसे, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, मलक्का जल संधि। आप लोग जानते होंगे जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा भारत के नक्शा जो है, इधर हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा, म्यांमार, ये सब जो हो गया, तो अंडमान सागर, तो यह हमारा अंडमान सागर इधर जो है और ये दक्षिण चीन सागर है, इसी के बीच में जो है ये जोड़ता है मलक्का जल संधि। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, इसे अलग कर देता है। अगर आप नक्शा में ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बेरिंग, जिब्राल्टर, वाव एवं मंडव, ये फास्फोरस व टोरेंस जैसी जल संधियों महाद्वीपीय विभाजक है। कैसा है, ये महाद्वीप को विभाजन करने वाली जल संधियाँ होती है। बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर, वाव एवं मंडव, फास्फोरस व टॉरेंस जैसी जितना भी जल संधि है महाद्वीपीय को क्या करती है, तो विभाजन करने का कार्य भी करती है। सुंगारू और डोवर जैसी जल संधियाँ से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। सुगारू डोवर जैसी जल संधि जो है, इससे होकर जल स्थल भाग को स्थल भाग को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। किसे क्या बनाया गया है, रेलवे सुरंग बनाया गया है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिल जाती है। तो भूमध्य सागर आप लोग नक्शा में देखेंगे तो भूमध्य सागर के ऊपर हमारा यूरोप है, भूमध्य सागर के इधर राइट साइड में एशिया है, नीचे अफ्रीका है ना। तो ये भूमध्य सागर जो है यहीं से स्वेज नहर निकला हुआ है। तो जो है भूमध्य सागर से कौन कौन सा यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर किस जो है इसका जो है कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। माल्टा देश जो है, माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है। ये माल्टा देश कहाँ पर है दोस्तों, तो माल्टा देश याद रखिएगा, ये भी भूमध्य सागर में ही स्थित है माल्टा, और इसकी कुंजी को जिब्राल्टर कहते हैं। तो भूमध्य सागर में अवस्थित है ये माल्टा देश। यह 3 द्वीपों माल्टा, गोजो तथा कोमिनो से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा द्वीप से, तो माल्टा जो है, माल्टा देश सबसे पहले माल्टा से, उसके बाद गोजो से, उसके बाद कोमिनो से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और ये इंडोनेशिया मलेशिया में है ना। कहाँ पे है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पाक, जो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे पाक जल संधि देखने को मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ये नहीं कि पाकिस्तान मानना है, नहीं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग लुजोन। ये दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ता है, ठीक ना। और ताइवान फिलीपींस के ये मध्य में देखने को मिल जाता है, ताइवान और फिलीपींस के मध्य में देखने को मिलता है। और ये दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर के बीच में जोड़ता है, ठीक ना। कौन सा जल संधि? लुजोन जल संधि। बेरिंग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। ये अलास्का और रूस के बीच में जो पाया जाता है। अलास्का जो है, अलास्का आप लोग देखे होंगे, अलास्का और रूस। अलास्का पे किसका कब्जा है? अलास्का पे अमेरिका का कब्जा है, और रूस, ठीक ना, अलास्का और रूस, ये दोनों के बीच में है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने वाला कौन सा है? तो बेरिंग जल संधि है। कौन सा संधि? बेरिंग जल। देखिएगा डेविस देखते हैं, डेविस। ये बेफिन खाड़ी, बेफिन की खाड़ी है, अटलांटिक महासागर, इनको जोड़ने का काम करती है डेविस जल संधि। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि, ठीक ना। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। और ये कहाँ पे है? ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में देखने को मिलता है डेविस। डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क, ये जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। उत्तरी अटलांटिक हमारा है और आर्कटिक महासागर, ये नक्शा में अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। ये डेनमार्क जल संधि उसको जोड़ने का कार्य करता है। और कहाँ पे है? ये ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में पाया जाता है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है, ब्रिटेन में जो है। और ये इंग्लैंड फ्रांस के मध्य में देखने को मिल जाता है। डोवर जल संधि कहाँ पे? ब्रिटेन में देखने को मिल जाता है, इंग्लैंड फ्रांस के बीच में, ठीक ना। और इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये बीच में देखने को मिल जाता है, जोड़ने का काम करता है। हडसन की जो है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये कनाडा में है। हडसन की खाड़ी कहाँ पर है? सॉरी, हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में जोड़ती है, हडसन की जल संधि, और ये कनाडा में है। हडसन की जल संधि कहाँ पर है? हडसन की जल संधि कनाडा में है। और किसे किसे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, स्पेन मोरक्को में है। कहाँ पे है जिब्राल्टर की जल संधि? तो ये स्पेन और मोरक्को में है। और किसे किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। जिब्राल्टर हम लोग ऊपर भी देख चुके थे, है ना। थोड़ा इधर देख लेते हैं हम लोग, कोरिया। कोरिया अब बताइए कहाँ पे होगा? तो जापान और कोरिया के मध्य में होगा, जाहिर सी बात है। और किसे किसे जोड़ेगा ये कोरिया जल संधि? तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ेगा कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि किसे किसे जोड़ेगा? जापान सागर है और पूर्वी चीन सागर है, उनको बीच में जोड़ता है कोरिया जल संधि। जापान कोरिया में ही है। मैगलन जो है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर जल संधि को जोड़ने वाला कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि है। प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है मैगलन की जल संधि, और ये चिली देश में है। कहाँ पे है? चिली देश में है, ठीक ना। प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक में कौन सी जल संधि देखने को मिलेगा? मैगलन जल संधि। कहाँ पे है? चिली में है। फ्लोरिडा देखिए, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा की जल संधि है, और अमेरिका क्यूबा के बीच में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? अमेरिका क्यूबा के बीच में देखने को मिलता है फ्लोरिडा की जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी आप लोग ने देखा होगा, और अटलांटिक महासागर, इनके बीच में जोड़ने का काम करता है ये फ्लोरिडा की जल संधि। तो ध्यान में रखना है फ्लोरिडा की जल संधि कहाँ पर है। मैक्सिको की खाड़ी को इमेजिन करना है, और अटलांटिक महासागर के बीच में जोड़ता है फ्लोरिडा की जल संधि। अमेरिका और क्यूबा के मध्य में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ? अमेरिका में। वॉस, वॉस जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में है। वॉस, बॉस कहाँ पे है? बॉस तो ऑस्ट्रेलिया में बॉस है। कुक कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में कुक है। और दक्षिण प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। किसे जोड़ता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुंडा आप लोग को पता होगा, जावा सागर और हिंद महासागर को, सुंडा गर्त हमारा हिंद महासागर में है, और इंडोनेशिया में ये स्पेशल इंडोनेशिया में देखने को मिलता है ना। जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि। कुक जो है हम लोग देख लिए न्यूजीलैंड में है। बॉस देख लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस किसे किसे जोड़ रहा था? तो तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर। यहाँ से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, है ना, याद रखिएगा। फ्लोरिडा हमारा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। बॉस हमारा तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। कुक हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुंडा जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ता है। वहीं टोकरा, टोकरा जो है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। टोकरा कहाँ पर है? जापान में है। टोकरा कहाँ पर दोस्तों? टोकरा जापान में है। और किसे किसे जोड़ता है? पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है टोकरा जल संधि। टोकरा जल संधि। युकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको क्यूबा में है। कहाँ पे है? मैक्सिको क्यूबा में है युकाटन। युकाटन की जो जल संधि है, युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में है। कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर में है युकाटन की जल संधि। मैक्सिको और क्यूबा में। कहाँ पर है? मैक्सिको और क्यूबा में है। ओरंटो जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर जो है इटली अल्बानिया में जोड़ता है। ओरंटो की जल संधि किसे किसे जोड़ता है? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ता है ओरंटो की जल संधि। और ये कहाँ पे? इटली में देखने को मिलता है। नॉर्थ चैनल जो आप लोग देखा होगा, ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल किसे जोड़ता है दोस्तों? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये आयरलैंड में है, ठीक। हारमुज आप लोग को पता होगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ओमान में है ये हारमुज जल संधि। फारस की खाड़ी और, फारस मतलब ईरान, फारस मतलब ईरान, ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बहुत फेमस है हारमुज
टारस जो है ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। टारस जल संधि, टारस जल संधि किसे जोड़ता है? अराफुरा सागर और पापुआ की सागर को जोड़ता है। और न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है ना। डार्डनलीज जो है ये मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। डार्डनलीज डरते डरते मर गया, डरते डरते क्या हो गया? मर गया। मार्मरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। टर्की में है। टर्की में एक और है फास्फोरस की सागर, फास्फोरस जल संधि। ये काला सागर और मार्मरा सागर को, ये भी फास्फोरस जो है फास्फोरस खा के मर गया, डर डर के मर गया, है ना। दोनों टर्की में है ना, टर्की में है, ऐसे याद रखिएगा। बेले द्वीप जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी वह अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कहाँ पे है? कनाडा में है बेले द्वीप। बेले द्वीप जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कहाँ पे है? कनाडा में है। फोबेक्स जल संधि तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है। न्यूजीलैंड में। फोबेक्स जल संधि कहाँ पे है? तस्मान सागर और जावा सागर में है। फोबेक्स जल संधि कहाँ पे है? तस्मान सागर और जावा सागर को न्यूजीलैंड में जोड़ता है। न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में है और तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ता है फोबेक्स जल संधि। कारीमाटा आप लोगों ने नाम सुना होगा। कारीमाटा जल संधि जो है ये दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। कारीमाटा किसे जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। इंडोनेशिया में एक और है मकासार जो है वो जावा सागर और सेलिबिट सागर को जोड़ता है इंडोनेशिया में। जापान में सुगारू और सुसीमा जल संधि है। ठीक ना। ये कहाँ पे है? जापान में है। सुसीमा और सुगारू जल संधि, ठीक ना। और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है सुगारू, और जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है सुसीमा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन जो है। सुगारू किसे जोड़ता है? सुगारू जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जापान सागर को किसे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से सुगारू जल संधि जोड़ता है। सुसीमा वही जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर को सुसीमा जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर को जापान और किसे जोड़ता है? पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। दोनों की दोनों जापान में है। वाब और लाल सागर और अरब सागर जो है वाब अल मंडेव, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वाब अल मंडेव का नाम सुना होगा। वाब अल मंडेव जो जल संधि है वो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। लाल सागर अरब सागर को कौन जोड़ता है? वाब अल मंडेव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कहाँ पे है? तो ये अमन जिबूती में है। कहाँ पे है? यमन जिबूती के आसपास में देखने को मिलता है। अरब सागर लाल सागर कहाँ पे है? अपना अरब प्रायद्वीपीय में है, देखने को मिलता है लाल सागर, है ना। तो वाब अल मंडेव जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का काम करता है। विश्व के प्रमुख जल मध्य थोड़ा सा देख लेते हैं, यहीं तक है बस, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जल मध्य। देखिएगा यह जल का एक संकीर्ण मार्ग होता है। क्या है ये? जल का एक संकीर्ण मार्ग है, संकीर्ण पतला मार्ग है, जो जल के दो बड़े निकायों जैसे कि समुद्री महासागरों का झील आपस में जोड़ता है और आमतौर पर दो भूमि क्षेत्रों के बीच स्थित होता है। ये कहाँ पे होता है? भूमि क्षेत्रों के बीच में ये स्थित होता है, ठीक ना। देखिए उदाहरण में देखिएगा ना, पाक जल मध्य कहाँ पे है? जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, पाक जल मध्य। जिब्राल्टर जल मध्य हो गया, मलक्का जल मध्य हो गया, आप लोगों ने इसे देखा होगा। तो ये सारा क्या है? जल मध्य हमारा है, जो क्या करता है? समुद्र महासागर या फिर झील को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। आमतौर पर देखा जाए तो दो भूमि क्षेत्रों के बीच में स्थित होता है ये, ठीक ना। देखिए जल स्थल, अब स्थल देखते हैं, स्थल डमरू मध्य। अभी तो हम लोग जल डमरू मध्य देख रहे थे, अभी हम लोग देखेंगे क्या? स्थल डमरू मध्य। देखिए यह भूमि की एक संकीर्ण पट्टी ये भी होती है, दो बड़े भूभागों को जोड़ने का काम ये भी करती है, और जल के दो निकायों को अलग करने का काम करेगी। अब जल को ये अलग करेगी, ये जो स्थल है, स्थल सटेगा और जल को अलग करेगा। वहाँ पे जल सट रहा था, स्थल को अलग कर रहा था। तो पनामा स्थल डमरू मध्य है, उत्तर दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है और प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे तो हम लोग समझ चुके थे, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम करके। चलिए यहाँ पे देखिए बेरिंग, तो चुक्सी सागर जो है आर्कटिक महासागर में। चुक्सी सागर कहाँ पे है दोस्तों? आर्कटिक महासागर में है। और एवं बेरिंग सागर जो है प्रशांत महासागर में है, ठीक ना। तो इससे संबंधित सागर है बेरिंग जल डमरू मध्य। देखिएगा भूभाग जिनको अलग करता है, देखिए तो अलास्का और बुचविया, क्या लिखा है? बुचविया एक सेकेंड हम देख ले इसको जूम करके। चुकचिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों जो है अलास्का जो यूएसए में है, चुकचिया चिकोटका जो है प्रायद्वीप ये रूस में है। चुकचिया चिकोटका का प्रायद्वीप कहाँ पे है? रूस में है। इनको ये क्या करती है? भूभाग को अलग करने का काम करती है बेरिंग जल संधि, जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर आप लोगों ने देखा होगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये क्या करता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये क्या करता है? ये अलग करता है, मतलब जोड़ता है, जिससे क्या हो जाता है? और इससे जो है यूरोप और अफ्रीका मोरक्को क्या होता है? भूभाग अलग हो जाता है। तो ये जल डमरू मध्य है, तो जल और जल भूमि को एक होगा, सटेगा, और बीच में से क्या अलग हो जाएगा? दोनों तरफ से इधर और इधर दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मान के चलिए हमारा यूरोप और अफ्रीका।
डोबर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर में है, जिसको जोड़ता है और ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी जल मध्य जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, तो डोबर। वहीं पूछेगा यूरोप और अफ्रीका को कौन सा अलग करता है, तो जिब्राल्टर। वहीं पूछेगा अलास्का और रूस मतलब यूएसए अमेरिका और रूस को अलग करने वाला कौन सा हो जाएगा, बेरिंग हो जाएगा। तो ये तो सबको याद है, जिब्राल्टर भी याद ही होगा। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला कौन है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला जल मध्य जिब्राल्टर है, और सॉरी यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जिब्राल्टर है, और ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला डोबर है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला कौन सा है, डोबर है। इसको भूलना नहीं है, बहुत बढ़िया लाइन है ये सब। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है और ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। मलक्का देखिए, मलक्का तो हम लोग देख लिए थे, बेरिंग, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, अटलांटिक खाड़ी और अटलांटिक में, और पाक हमारा बंगाल खाड़ी और अरब सागर में। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लगभग में 2 पेज है। चलिए, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत देख लेते हैं, कौन से विटामिन से कौन सी कमी होता है और कौन सा रोग हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो विटामिन ए तो आपको पता होगा, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। इसे रोतौंदी होता है, बचपन में से आप लोग सुने होंगे। विटामिन को थायमिन बोलते हैं, और ये जो है बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। देखिएगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कमी से होने वाला रोग, उसके बाद स्रोत पढ़ लेंगे, ठीक है। विटामिन B12 को हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो इसमें जो होता है ना, त्वचा का फटना, आँखों का लाल हो जाना, जीभिया का फटना, ओष्ठ विदरता, ठीक, ओष्ठ का फटना जो बोलते हैं, ये सब हमारा B2 की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 का बोलते हैं निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। विटामिन B3 को क्या बोल देते हैं हम लोग, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन बोल देते हैं। इसकी जो है पेलाग्रा नामक जो त्वचा में दाद हो जाता है, और इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, पेलाग्रा बोल देते हैं, ठीक है। और ये विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 के को वो क्या बोलते हैं हम लोग, निकोटिनामाइड या नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नियासिन की कमी से या फिर निकोटिनामाइड की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो पेलाग्रा हो जाता है, त्वचा में दाद हो जाना। B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, त्वचा का फटना हो जाता है, आँखों का लाल होना होता है, जीभिया का फटना, ओष्ठ विदरता, ये सब हो जाता है। विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल से कौन सा बीमारी होता है, बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, ठीक ना। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। एनीमिया, त्वचा, ये सब जो त्वचा रोग होता है, ये विटामिन B6 के पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाता है। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन बोलते हैं। बायोटीन आप लोगों ने सुना होगा, तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब बायोटीन की कमी से होता है। लकवा भी देखिए, लकवा जो हो गया, लकवा लगता है ना, बायोटीन की कमी से। शरीर में दर्द होता है, बायोटीन की कमी से। बालों का गिरना, ये भी सब बायोटीन की कमी से होता है। विटामिन B1 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B11 को क्या बोलते हैं, फॉलिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B11 को, है ना। एनीमिया, पेचिस रोग, ये सब जो है एनीमिया और पेचिस रोग जो होता है, वो फॉलिक एसिड, जिसको B11 बोलते हैं, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। एनीमिया, खून की कमी को बोलते हैं। पेचिस रोग जो हो जाता है, तो ये सब जो होता है विटामिन B11 की कमी से होता है। विटामिन B11 की कमी से कौन सा, फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा, तो एनीमिया और पेचिस रोग। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। विटामिन B11 को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। इससे देखिए, इससे भी एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। देखिए, विटामिन B6 से भी एनीमिया होता है, विटामिन B11 से भी एनीमिया होता है, विटामिन B12 से भी एनीमिया कमी से होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए, पांडु रोग अगर पूछे, पांडु रोग विटामिन B12 के ही कारण से होता है, पांडु रोग, ठीक ना, पांडु रोग। देखिए, विटामिन C को आप लोग पता होगा, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ये, और जितना भी खट्टा चीज़ होता है, स्कॉर्बी, मसूड़े का फूलना, ये सब इसकी कमी से होता है। विटामिन B6 अगर खट्टा चीज़ अगर नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, स्कॉर्बी हो जाएगा, मसूड़ा फूलने लगेगा। विटामिन D जो कैल्सीफिरोल बोलते हैं, विटामिन D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफिरोल बोलते हैं। इसमें रिकेट्स हो जाएगा, बच्चों में क्या होता है, ऑस्टियोमिलेसिस, मतलब रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ऑस्टियोमिलेसिस हो जाता है वयस्कों में, है ना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ठीक। तो ये सब हमारा जो है विटामिन D की कमी से होता है। कैल्सीफिरोल इसका क्या नाम है, इसका कैल्सीफिरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन E को हम लोग टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन E को क्या बोलते हैं, इसमें जनन शक्ति का कम हो जाना, जनन शक्ति का पता है ना, जनन शक्ति का क्या हो जाता है, कम हो जाना है। विटामिन K को फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K को क्या बोल देते हैं, फिलोक्विनोन बोल देते हैं, ठीक ना। रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। जब फिलोक्विनोन की कमी हो जाता है तो ये रक्त का थक्का ना बना पाता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। विटामिन A में बताइएगा कौन कौन सा विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है,
ठीक ना। और रतौंधी संक्रमणों का खतरा, ये सब जितना भी संक्रमण होता है उसका खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से। जीरोपथैलेमिया हो जाता है, क्या होता है, जीरोपथैलेमिया हो जाता है ये सब विटामिन ए की कमी से। और इससे क्या क्या खाएंगे तो हम लोग को विटामिन ए मिलेगा, तो दूध खाएंगे, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, ये सब, मछली का तेल, ये सब खाएंगे हम लोग को तो विटामिन ए मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक ना। तो संक्रमण से खतरा से बचना है तो विटामिन ए लेना पड़ेगा। रतौंधी अगर ना हो, दिन में नहीं दिखाई देता है शाम के वक्त में, तो उस समय क्या होता है, उसको रतौंधी बोलते हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। जीरोपथैलेमिया हो गया, ये सब भी क्या होता है, जीरोपथैलेमिया, ये सब विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन बी वन को थायमीन बोलते हैं, ठीक। और इसे बेरी नामक बीमारी होता है। मूंगफली खाइए, तिल खाइए, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल खाइए, यकृत खाइए, अंडा और सब्जियां खाइए। ये सब जो है, यकृत, अंडा एवं सब्जियां में विटामिन बी वन मिलता है, थायमीन मिलता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, बी वन से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसमें त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिभिया का फटना, ऑस्ट्रोजरता हम लोग देख चुके थे। और इसमें देखिए, खमीर खाइए, कलेजी, मांस, हरी सब्जियाँ, ये सब दूध खाइएगा तो बी टू का क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो बी टू की कमी अगर है तो आपको क्या क्या खाना है, कलेजी, खमीर, मांस, हरी सब्जियाँ, दूध, ये सब खा सकते हैं। विटामिन बी थ्री को हम लोग निकोटिनामाइड या नियासिन बोलते थे, इसी की कमी से पेलाग्रा नामक त्वचा दाद होता था। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाला सब्जी में ये सब बी थ्री मिल जाता है, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन मिल जाता है, ठीक है। बी फाइव को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, इसी से बाल सफ़ेद होता है और मंद बुद्धि हो जाता है। तो ये अगर मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सब अगर आप खाते हैं तो आपको बी फाइव का जो है कमी है वो पूरी हो जाएगा, ठीक। जिससे आपका बाल सफ़ेद नहीं होगा और मंद बुद्धि आप नहीं होइएगा। विटामिन बी सिक्स को पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं, और ये एनीमिया, त्वचा रोग जो होता है, ये सब यकृत, मांस, अनाज, ये सब खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी सेवन को बायोटीन बोलते हैं, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये मांस, आटा, यकृत, दूध, मतलब ज़्यादातर में ना मांस, दूध, ये सब हरी सब्जियाँ पाया जाता है। विटामिन बी इलेवन को फॉलिक एसिड बोलते हैं। देखिए, एनीमिया, पेचिस रोग जो होता है विटामिन बी इलेवन की कमी से होता है। दाल में खाइए, यकृत, सब्जियाँ, अंडा, सेम, ये सब भी क्या है, विटामिन बी इलेवन की कमी को पूरी करता है। विटामिन बी ट्वेल्व में साइनोकोबालामिन, जिसको एनीमिया, पांडु रोग भी बोल देते हैं, पांडु रोग बी ट्वेल्व को हो जाएगा, ठीक ना। पेचिस रोग किसे होता है, फॉल बी इलेवन को बोलता है। देखिए, एनीमिया सबको पता है, लेकिन पेचिस और पांडु रोग, देखिए पेचिस जो होता है विटामिन बी इलेवन की कमी से, पांडु रोग होता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से। देखिए, पांडु रोग अगर हो गया तो आपको क्या खा सकते हैं, मांस, कलेजी, दूध, ये सब खाइए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। खट्टा चीज़ खाइए, देखिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टा पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, मछली, ये सब, तेल, दूध, अंडा, ये सब खा सकते हैं। अच्छा, विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल में आपके मछली, तेल, दूध, अंडा, ये सब कैल्सीफेरॉल जो होता है, कैल्सीफेरॉल की कमी से, विटामिन डी की कमी से ये हो जाता है, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमिलेसिस। तो ऑस्टियोमिलेसिस वयस्क में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन ए को टेकोफेरॉल बोलते हैं, इसमें जनन शक्ति का कम हो जाता है। इसमें क्या क्या खा सकते हैं, पत्ती वाली सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, ये सब आप खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूँ। विटामिन के जो होता है फिलोक्विनोन, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। टमाटर खाइए, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। विटामिन के जो है ये आंतों में उत्पन्न होता है। देखिएगा दोस्तों, पेलाग्रा जो हम लोग देख रहे थे, पेलाग्रा किस में था, तो विटामिन बी फाइव में था, है ना। पेलाग्रा हमारा किस में था जी, एक मिनट। पेलाग्रा जो है हमारा, ये जो बी थ्री में था, बी थ्री में था पेलाग्रा हमारा। निकोटिनामाइड या फिर नियासिन बोलते थे, इसकी कमी से पेलाग्रा हो रहा था हमें, जिसको त्वचा दाद बोलते थे, ठीक। तो वही पेलाग्रा के बारे में यहाँ पे लिख रहा है। पेलाग्रा को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए डी लिखा हुआ है, 3D, है ना। तो पेलाग्रा को हम लोग 3D बोल सकते हैं, 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें से देखिए, डी से हो गया डायमेंशिया, फूलने की बीमारी, डी से हो गया डायरिया, और डी से हो गया डर्मेटेसिस, त्वचा रोग। तो डायमेंशिया, फूलने की बीमारी हो गया, डायरिया और डर्मेटिस, ये सब किससे होता है, तो ये हमारा बी थ्री की कमी से होता है। बी थ्री मतलब नियासिन या निकोटिनामाइड, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। डायमेंशिया, भूलने की बीमारी, और डायरिया तो जानबे करते हैं, और डर्मेटाइटिस, त्वचा में जितना बीमारी होता है जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, दाँत खाज, वो भी बी थ्री की कमी से होता है। बी सेवन को हम लोग बोलते हैं, विटामिन बी सेवन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि विटामिन बी सेवन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन एच, क्या बोलते हैं, विटामिन एच, बी सेवन को बोलते हैं, ठीक। हम लोग देखे थे आंत्र जीवाणु विटामिन बी ट्वेल्व के मुख्य स्रोत होता है। बी ट्वेल्व का मुख्य स्रोत क्या है, आंत्र जीवाणु। तो बी ट्वेल्व जो होता है हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, जो आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वही हमारे बी ट्वेल्व को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे खनिज लवण के बारे में देखते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, खनिज लवण दोस्तों, खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है।
हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यह शरीर का कुल वजन का 4 से 5% होता है। टोटल वजन जितना है उसे 4 से 5% ये खनिज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लाइसिन नामक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा देता है। ये जो लाइसिन नामक एमिनो एसिड है ना, ये कैल्शियम को सोखने में, अवशोषण करने को दर को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन के निर्माण में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन मतलब गाढ़ा करने में। कौन सा? लाइसिन नामक एमिनो एसिड। ठीक है, कैल्शियम अवशोषण में कौन सा एसिड काम करता है हमारे शरीर में? लाइसिन नामक एमिनो एसिड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइसिन। ठीक है, और कोलेजन के निर्माण में भी ये काम करता है। कौन? लाइसिन, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों तथा उनके प्रकार देखते हैं दोस्तों। सोडियम जिसको बोलते हैं, ये 2 से 5 ग्राम हमारा दैनिक मात्रा में चाहिए। देखिए इसका मुख्य स्रोत है साधारण नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध, ये सब हमारा चाहिए। इसमें कितना हम लोग को दैनिक मात्रा में चाहिए? 2 से 5 ग्राम। यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धन आयन के रूप में होता है। कोशिका के किस में? बाह्य जो द्रव्य होता है उसमें धन आयन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना होता है। पोटेशियम दोस्तों कितना चाहिए? 1 ग्राम। सोडियम कितना चाहिए था हमारा? 2 से 5 ग्राम। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है ये पोटेशियम। देखने में सबसे सभी खाद्य पदार्थों में ये पोटेशियम मिल जाता है। 1 ग्राम चाहिए, मिल जाता है। सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धन आयन के रूप में पाया जाता है। यह भी धन आयन के रूप में पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। यह निम्न अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके लिए एक पोटेशियम ज़रूरत है। पेशीय संकुचन, पेशी में कोशिकाओं में संकुचन होता है, उसके लिए पोटेशियम की ज़रूरत है। तंत्रिका आवेग का संचरण, उसमें पोटेशियम की ज़रूरत है। शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना, ये सब में भी पोटेशियम की ज़रूरत है। वहीं कैल्शियम को 1 से 1.2 ग्राम चाहिए। कैल्शियम हमको कितना चाहिए? तो पोटेशियम से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए कैल्शियम दैनिक मात्रा में। ये सब दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां में तो मिल ही जाता है, साबुत अनार, रागी, मछली में। यह विटामिन के साथ हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है और रुधिर मतलब खून के स्पंदन में भूमिका निभाता है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंध ये रखता है। देखिए फास्फोरस जो है, फास्फोरस भी सेम इतना ही चाहिए जितना कैल्शियम चाहिए, तो बहुत कम मात्रा में चाहिए हम लोग को। 1 से 2 ग्राम तक याद रखना है। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब 1 ग्राम, लगभग 1 ही ग्राम मान के चलिए ना। पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस कितना चाहिए शरीर में? 1 ग्राम चाहिए। वहीं सोडियम कितना चाहिए? तो 2 से 5 ग्राम चाहिए सोडियम। सोडियम थोड़ा ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा हम लोग ले भी लेते हैं, है ना। नमक में भी सोडियम होता ही है। लोहा देखिए 25 ग्राम, 25 mg चाहिए। ग्राम नहीं है दोस्तों, mg है, बहुत कम। तो देखिए 25 mg चाहिए। बालक, कलेजी, गुर्दा, अंडा का पित्तक, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए यह आवश्यक है। यह ऊतकों में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। देखिए कलेजी, गुर्दे, अंडे का ये सब पित्तक जो पीला वाला होता है वो सब में क्या होता है? लोहा निकलता है। देखिए 25 mg चाहिए बालक में और 35 mg चाहिए बालिका में। मतलब कि लोहा बालिका में ज़्यादा चाहिए, इसीलिए बालिकाओं में क्या होता है? अनीमिया की कमी हो जाता है। उसको ज़्यादा मात्रा में लोहा चाहिए, मतलब कि आयरन चाहिए। लोह नहीं मतलब आयरन हो गया ना। चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, रोटी, बाजरा ये सब में मिलता है। रागी, सेव, केला, पालक, अन्य हरी सब्जियों तथा गुड़ में भी ये मिलता है। ठीक, ये ऊतक के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीकरण में काम करता है ये आयरन, है ना। आयोडीन जो है 20 mg चाहिए हम लोग को। आयोडीन कितना चाहिए? 20 mg। मछली, समुद्री खरपतवार, पत्तेदार सब्जी, आयोडीन में, नमक में ये सब मिलता है हम लोग को आयोडीन। तो नमक में हम लोग को अभी मिलता है, बाकी हरी सब्जियों में मिल सकता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम लोग पीछे भी देखे थे गलकंड से बचने के लिए ये आयोडीन जरूरी होता है। मैग्नीशियम जो है ये अत्यल्प मतलब बहुत ही कम सब्जियां में मिल जाता है। पेशी तंत्रों के तंत्रिक क्रिया हेतु कैंसर के बचाव के लिए ये जरूरी है। जस्ता भी अत्यल्प चाहिए, मतलब बहुत ही कम। यकृत तथा मछलियों में मिल जाता है। इंसुलिन कायिका के लिए जस्ता चाहिए। इंसुलिन कार्यों के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन कार्यों के लिए हमको कारिकी के लिए हमारा जस्ता जरूरी होता है, इंसुलिन कारिकी के लिए। ठीक ना। तांबा जो है ये भी बहुत कम मात्रा में चाहिए। मांस, मछली, यकृत में मिल जाता है। हीमोग्लोबिन अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में ये हमारा चाहिए तांबा, है ना।
और कोबाल्ट चाहिए भी बहुत कम मात्रा में। मांस, मछली एवं जल में मिल ही जाता है। आरबीसी तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण से ये होता है कोबाल्ट। आरबीसी के तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण से क्या बनता है, कोबाल्ट निर्माण हो जाता है। तो तांबा हम लोग क्यों चाहिए था, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। जस्ता क्यों चाहिए था, इंसुलिन कार्य करने के लिए, इंसुलिन जो कार्य करता है उसके लिए जस्ता चाहिए। मैग्नीशियम क्यों चाहिए, तो पेशी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु या फिर कैंसर से बचाने के लिए भी हमारा मैग्नीशियम जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, जल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के शरीर में। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। यह हमारे शरीर का प्रमुख अवयव, हमारे शरीर के भार का लगभग ये 65 से 75% भाग होता है हमारे शरीर में। लेकिन दिखता नहीं है, कितना है, 65 से 75% भाग जल होता है हमारे शरीर में, है ना दोस्तों। देखिएगा जल के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदना पसीना के माध्यम से वाष्पन द्वारा क्या करता है, नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। कैसे करता है, तो पसीना निकाल के करता है, वाष्पन के द्वारा, है ना। शरीर के अपशिष्ट माने गंदगी को, पदार्थों को क्या करता है, निकालने का महत्वपूर्ण माध्यम है ये जल। शरीर में होने वाले जितना भी अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ये जलीय माध्यम में ही संपन्न हो पाती है। नोट में देखिएगा, पानी में आर्सेनिक विष के कारण, पानी में क्या होता है, आर्सेनिक विष होता है, इसके कारण केरासिटोसिस नामक बीमारी हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि बताइएगा जो है केरासिटोसिस नामक बीमारी, केराटोसिस नामक बीमारी क्यों होता है, तो आर्सेनिक के कारण होता है। ये आर्सेनिक कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है। कहाँ मिलता है, पानी में बहुत कम मात्रा में होता है आर्सेनिक। अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक बढ़ जाए और वो हम लोग पी रहे हैं तो हम लोग कौन सी बीमारी हो जाएगा, केराटोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केराटोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हम लोग न्यूक्लिक एसिड बहुत पढ़ के आ रहे हैं अभी तक। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बनता है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है ये। कैसा है, न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक होता है, ठीक ना। जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाया जाता है। हमारे कोशिका में पाया जाता है कितना, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने देखा होगा। देखिए क्या क्या है इसमें, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, साथ साथ में फास्फोरस भी है। इन सब से बनता है ये न्यूक्लियोटाइड बहुलक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो देखिए आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना इसका काम होता है। एंजाइम्स के निर्माण बनाना, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना भी इसका काम होता है। ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण भी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, क्रोमेटिन जो जाल होता है उसका निर्माण करते हैं। और ये एंजाइम का भी निर्माण करते हैं शरीर में। प्रोटीन संश्लेषण जो किया जाता है ना, संश्लेषण के लिए भी ये नियंत्रण का काम करते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो पोषण देखते हैं दोस्तों, संतुलित पोषण हमको चाहिए। वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए, उसको संतुलित पोषण कहेंगे। मेरा पोषण चाहिए, आहार चाहिए, पोषण चाहिए, किस लिए, संतुलित पोषण चाहिए हमारा कार्य करने के लिए, हमको एनर्जी प्राप्त करने के लिए। आजकल दूध और संतुलित आहार नहीं माना जाता है। दूध को क्यों नहीं संतुलित आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी ही नहीं पाया जाता है। इसीलिए विटामिन सी भी हमारा ज़रूरी है ना जी, और इसमें विटामिन सी नहीं है, इसलिए इसको संतुलित आहार हम लोग नहीं बोल पाते हैं। किसको, दूध को। देखिएगा संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा जो होते हैं, मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना चाहिए, एवरेज कार्य करने वाले मनुष्य को चाहिए 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उसको कहीं से मिले भोजन से। उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो होती है प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। बताइए हम लोग 90 ग्राम प्रोटीन ले पाते हैं, कभी नहीं ना ले पाते हैं। वहाँ से 400, देखिए 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, साथ साथ 50 से 70 ग्राम फैट चाहिए, वसा चाहिए, साथ साथ और भी आवश्यक तत्व जो मिलता है ये सब हम लोग चाहिए। तो हम लोग को तो 45 ग्राम पूरा ही नहीं कर पाते हैं, तो 90 ग्राम प्रोटीन कहाँ से पूरा करेंगे डेली, बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा, पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए होता है। किसे, पुरुष और बालकों को, मतलब मेल को फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा क्या चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए, अधिक भोजन चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट, जिसको बोलते हैं C6H5COONA, इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या हो गया दोस्तों, C6H5COONA, इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा Na हो गया सोडियम, और ये हो गया हमारा बेंजोएट। बेंजीन में C6H5
5 सीड वालो हमारा बेंजोएट बन जाता है, बेंजोएट बन जाता है और साथ में सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम बेंजोएट हमारा बन गया है ना। भोजन और उसके अवयव देखिएगा दोस्तों, भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव जो है कार्य करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ऊतकों को टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शरीर में विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर में जितना भी अंग है सबको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो खाता है, ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जो एनर्जी देंगे। दूसरा, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ जो शरीर का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। तीसरा, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जो अंदर जो है हमारा प्रतिरोधी पैदा करेंगे, मतलब कि बाहर के जो जीवाणु बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रतिरोधकता पैदा करने वाले, क्षमता बनाने वाले, शरीर को मजबूत करने वाले भोजन पदार्थ। तो इस तरह से 3 तरह से बांटा गया है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हमारा मैसूर में है। कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान हमारा लखनऊ में है। तो औषधि बनता है ये लखनऊ में। हैदराबाद में बिरयानी बनता है तो पोषण वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। और केंद्र में क्या है? मैसूर है। केंद्र में क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पे है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी हमारा कहाँ पे है? अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। चलिए आगे देखते हो, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मानव शरीर की कैलोरी संबंधी जितना भी आवश्यकता है किसको कितना चाहिए। तो थोड़ा बहुत काम करने के लिए जो है ना, पुरुष को 2000 कैलोरी में पूरा हो जाता है। वहीं थोड़ा बहुत काम करने के लिए महिला को 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पड़ता है, ठीक ना। अगर 8 घंटा कार्य करना है तो पुरुषों को 3000 चाहिए और वहीं स्त्री को कितना चाहिए? 2500 कैलोरी चाहिए। 8 घंटा अगर लगातार काम करा जाएगा तो पुरुष को 3000 की कैलोरी ज़रूरत पड़ जाएगी, वहीं महिला को उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम में कम चला लेती है 2500 कैलोरी में ही। वहीं बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना है, कठिन परिश्रम करने वाला है तो उसके लिए 3600 चाहिए किसको? पुरुष को। और 3000 किसको चाहिए? किसे? स्त्री को चाहिए। 3000 में वही काम चला लेती है, मतलब 500-600 कम ही रहता है किसका? स्त्री का पुरुषों से। लेकिन अगर हल्का फुल्का काम करना है उसके लिए ज़्यादा चाहिए स्त्री को, वहाँ पुरुषों को थोड़ा सा में ही काम चला लेते हैं, पुरुष 2000 में ही काम चला लेते हैं वहाँ पे, ठीक ना। चलिए अब ये थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ है, इतना ही है बस, इसको थोड़ा बहुत एक बार देख लेना है, इसको ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। संतुलित आहार तालिका में देखिए, अन्न जो है गेहूँ चावल सामान्य 400, मध्यम 520, कठोर में 670, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे गेहूँ चावल कितना में किसका चाहिए, पुरुषों में ये बात हो रहा है। वहीं वयस्क में हम लोग सामान्य में देख रहे थे 400, महिला में 10 है और मध्यम में 440 और कठोर में 575 है ना। यहाँ पे ये सामान्य वाला में बढ़ जाता है, जहाँ पे वहाँ पे 2000 से 2100 हो जा रहा था कैलोरी, तो यह जो है पुरुषों से महिलाओं में क्या हो जाता है, तो ये सामान्य वाला में बढ़ जाता है, बाकी में दोनों में क्या हो जाता है? घट जाता है, ध्यान में रखिएगा। बच्चों में 175, 270 चाहिए, ऐसे करके 1 से 3 साल के बच्चों में 175, 4 से 6 में 270, बालक हो गया हो तो 420 और बालिका रहे तो 380। दाल भी चाहिए, ये सब देख लीजिए 40, 50, 60। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है ये, ठीक ना। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। भोजन में जो जहर हो जाता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किससे होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है भोजन विषाक्तता। विषाक्तता मतलब भोजन क्या हो गया? जहर बन गया, विषाक्त हो गया, जहर बन गया। इसका कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। देखिएगा, दूध चाहिए, दूध 150 चाहिए किसको? सामान्य में। वही महिला को ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 ही चाहिए। और 200 चाहिए मध्यम वाला में, क्या 150 चाहिए, इसे 250 चाहिए कठोर वाला को, 200 चाहिए कठोर वाला महिला को, ठीक। बाकी ये सब देखिए, बच्चा को 300 चाहिए दूध, देख रहे हैं ना, बच्चा में दूध सबसे ज़्यादा बढ़ गया 250 से 200, इसलिए बच्चों को ज़्यादा दूध की ज़रूरत पाई जाती है। और यहाँ बालक बालिका में भी देख रहे हैं 250-250 है ना। बाकी सब हम लोग तो सेम हम लोग देख लेते हैं। गुण और जितना भी है बराबर बराबर ये थोड़ा बहुत है, लेकिन दाल में देखिए 50-50 है, यहाँ पे भी है सेम ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। पत्तेदार सब्जियों में भी सेम है, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियाँ बच्चों को देना चाहिए, देख रहे हैं ना, बढ़ गया ना यहाँ पे। और महिलाओं को देना चाहिए, महिलाओं को खून की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, इसलिए पत्तेदार सब्जियाँ उनको ज़्यादा देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। पुरुषों को उतना ज़रूरत नहीं रहता है पत्तेदार सब्जियों का, वैसे खाइए सब। चलिए आगे रहते हैं, इतने ही तक रखते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक ना। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।